मेहनतें तो कभी बेकार नहीं जाती, मंजिलें नहीं तो कम से कम फासले तो कम हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि सीयूईटी की पेशकश टारगेट सीयूईटी 2024 के करंट अफेयर्स के सीरीज में आपका स्वागत है। हमारी ये कोशिश होगी कि अभ्यास के माध्यम से सीयूईटी की होने वाली आगामी परीक्षा में आप अपने सफलता के परचम को लहराएं। तो आइए शुरू करते हैं आज के सफर को, जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद उपयोगी साबित होने वाला है। करंट अफेयर की सीरीज में सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई 2023 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? जब तक हम एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे, उम्मीद है हमारे साथ जुड़ने के साथ साथ आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में हमारे एक्सप्लेनेशन के सेक्शन में जाने से पहले अगर दें तो और बेहतर परिणाम आपको नजर आएंगे। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की बात 2023 में हो रही है। कौन सा देश पहले स्थान पर है? आपके सामने ऑप्शन है नॉर्वे, डेनमार्क, न्यूजीलैंड या फिनलैंड। तो आप जल्दी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। तो दरअसल इसकी व्याख्या है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी डेनमार्क है। और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक अर्थात कौन सा देश कितना भ्रष्ट है, कौन सा कितना ईमानदार है, इसके लिए एक सूचकांक जारी किया जाता है, जो कि 2023 में जिसमें जारी किया गया। तो डेनमार्क इसमें पहले पायदान पर काबिज है और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे का स्थान यहां पर आता है। इस सूचकांक में आप देख सकते हैं कि 180 देश इसमें सम्मिलित हैं और भारत इसमें 93वें स्थान पर है। तो भारत का कौन सा स्थान है, यह भी आपकी परीक्षा में पूछ सकता है, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। साथ ही 2022 में अगर देखें तो भारत 85वें स्थान पर था। इस लिहाज से भारत थोड़ा सा कुछ पीछे खिसका है, कुछ पिछले पायदानों पर इसको जाना पड़ा है। आप देखेंगे सीपीआई जो है वो कौन जारी करता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया जाता है। यह देशों और क्षेत्रों को उनके सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर रैंकिंग प्रदान करने का काम करता है कि कौन सा देश कितना भ्रष्ट है, कितना बेहतर है। यह रैंक 0 मतलब जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट होगा उसको 0 अंक दिया जाएगा, जो कम भ्रष्ट होगा वो 100 की तरफ बढ़ते अंकों के क्रम में होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एसवीएल शब्द चर्चा में रहा। एसवीएल शब्द की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है आपको बताना है ऑप्शन के आधार पर। सर्वे वेसल लॉन्च, स्ट्रेटेजिक व्हीकल लॉन्च, स्पेशलाइज्ड व्हीकल लैंडर या सर्विलांस वेसल लाइन। अब इसके आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर देखते हैं क्या है। तो दरअसल इसका सही उत्तर है ए, अर्थात सर्वे वेसल लार्ज। एसवीएल का पूरा मतलब है सर्वे वेसल लार्ज। क्या है? तो यह हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और समुद्र तल के मानचित्रण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जहाजों को संदर्भित करता है। आईएनएस संध्याक जो कि एक जहाज है, पहला सर्वे वेसल लार्ज जहाज जिसे विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। आईएनएस संध्याक 4 एसवीएल जहाजों की श्रृंखला में पहला है। तो एसवीएल सर्वे वेसल लार्ज है, ध्यान रखना है। ये अत्याधुनिक हाइड्रोग्राफिक उपकरणों से सुसज्जित है। इसमें गहरे और उथले पानी के मल्टी बीम इको साउंडर्स, स्वायत्त अंडर वाटर वाहन इत्यादि सम्मिलित हैं, अर्थात इन चीजों से ये लैस है। साथ ही यह जहाज सीमित रक्षा क्षमताएं प्रदान कर सकता है और युद्ध के समय या आपात स्थिति के दौरान अस्पताल जहाज के रूप में भी काम कर सकता है। और इसमें लागत के हिसाब से आप देखेंगे तो 80% से अधिक जो सामग्री इस्तेमाल की गई है वो स्वदेशी सामग्री का इसमें इस्तेमाल किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति, हिम तेंदुए आप सभी जानते होंगे, तो हिम तेंदुओं की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसको रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है, जारी की जाती है, ये पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन है पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा, भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा, विश्व वन्यजीव कोष के द्वारा या प्राकृतिक संरक्षण फाउंडेशन के द्वारा। तो आपको इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। सही उत्तर की तरफ चलते हैं। क्या है सही उत्तर? तो सही उत्तर है इसका पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई। हाल ही में हिम तेंदुओं के ऊपर इस रिपोर्ट को जारी किया गया और आप देखें कि 2019 और 23 के बीच में भारत में हिम तेंदुओं की जनसंख्या के आकलन के जो कार्यक्रम है, परिणाम है, उसको बताया गया इस रिपोर्ट में। और भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का अनुमान लगाने के उद्देश्य से ये एक वैज्ञानिक पहल है, अर्थात इसमें हिम तेंदुओं की आबादी को मालूम करने का प्रयास किया जाता है। इसी के लिए ये रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला प्रश्न है कि उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण, हायर एजुकेशन पर सर्वेक्षण की बात की जा रही है, किसके द्वारा किया जाता है? अब आपको इसका सही उत्तर बताना है। क्या शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा किया जाता है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है, या भारतीय चिकित्सा परिषद के द्वारा किया जाता है? तो आइए सही उत्तर को देखते हैं। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उत्तर ए, अर्थात शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय जो कि पहले भारत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था, एचआरडी मिनिस्ट्री कहा जाता था, 2020 के बाद से शिक्षा मंत्रालय हुआ।
उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण अर्थात हायर एजुकेशन को लेकर क्या स्थिति है देश में, उस पर एक सर्वेक्षण करता है। उस सर्वेक्षण के द्वारा सारी जानकारियां हासिल की जाती हैं। इसे उच्च शिक्षा सांख्यिकी और सार्वजनिक सूचना प्रणाली योजना के तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद से संचालित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। यह भी आपको ध्यान रखना है, कब शुरुआत हुई थी, तो 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका उद्देश्य देश में क्या है, उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले जितने भी संस्थान हैं उनको ये कवर करेगा, उनका सर्वेक्षण करेगा, वहां पर क्या स्थिति है, इसके अलग अलग मानदंड बनाए गए हैं, उसके आधार पर विभिन्न अपनी बातों को ये अपने रिपोर्ट के माध्यम से प्रकट करने का काम करेगा। इसमें आप देखें तो पहली बार उच्च शिक्षा के जो प्रमुख हितधारक हैं, जैसे यूजीसी की बात आप कर लें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग हो गया, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद हो गया जिसको AICTE कहते हैं, भारतीय चिकित्सा परिषद हो गया, और राज्य सरकार भी इसमें सम्मिलित होती है। तो ये मिलकर डेटा संग्रहण का काम करते हैं और उसके आधार पर रिपोर्ट में डेटा को कलेक्ट किया जाएगा और रिपोर्ट की बातें इसमें प्रकाशित की जाएंगी। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने पहली बार औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड, ध्यान रखेंगे, ट्रांस फैटी एसिड को खत्म करने के लिए देशों को सम्मानित किया है? किसने सम्मानित किया है? ऑप्शन है आपके सामने, क्या विश्व बैंक ने किया है, विश्व व्यापार संगठन ने किया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है, या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने किया है? तो देखते हैं सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसने पहली बार औद्योगिक रूप से जो उत्पादित किया जाता है ट्रांस फैटी एसिड, उसको समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया है और ऐसे देशों को पुरस्कार भी दिया है। अब औद्योगिक रूप से उत्पादित फैटी एसिड, जैसे आप जानते हैं कि जो हम रिफाइंड यूज करते हैं, जो कृत्रिम रूप से जो जिसमें फैट होता है, उसमें ये पाया जाता है। तो इसी को समाप्त करने के बारे में ये प्रयास किया गया है। ये औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड को समाप्त करने के लिए इसमें डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड, इनको पहली बार प्रमाण पत्र दिया गया है, सत्यापन प्रमाण पत्र दिया गया है। अर्थात इन देशों ने इस दिशा में अच्छा कार्य किया है, इसको समाप्त करने के लिए काफी सराहनीय काम किया है। कुल 53 देशों ने खाद्य पदार्थों में इसकी समस्या से निपटने के लिए सर्वोत्तम अपने परिणाम को प्रकट किया है, अर्थात अच्छा रिजल्ट दिया है और इन नीतियों को लागू किया है, जिससे विश्व की 46% आबादी लाभान्वित हुई है। अब देखिए, ट्रांस वसा या असंतृप्त वसा की अगर बात करें तो ये वनस्पति तेलों से प्राप्त होती है, जैसा मैंने आपको शुरू में बता दिया है। अब देखिए, ट्रांस फैट दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक होगा और एक औद्योगिक होगा। प्राकृतिक का मतलब ही हुआ जिसमें नेचुरल रूप से वो पाया जाता है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें हो सकता है जितने भी डेयरी उत्पाद हैं या जितने भी मांस उत्पाद हैं, जैसे कोई मीट खाते हैं तो उसमें जो फैट मिल रहा है, या कोई डेयरी उत्पाद है जैसे कि पनीर हो गया, डेयरी में बनाया जा रहा है, या इस तरह की अन्य चीज जो क्रीम होती है वगैरह वगैरह। औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैट जैसे कि जो पैकेज्ड खाद्य पदार्थ हो गए, खाना पकाने के लिए जो तेलों में इस्तेमाल होती हैं चीजें, तो ये सारी चीजें जो है वो जो बनाई जाती हैं औद्योगिक रूप से उद्योगों के माध्यम से। अगला प्रश्न है, 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के पहले खिलाड़ी कौन थे? भारत रत्न सम्मान भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, इसको किस खिलाड़ी को दिया गया जो सबसे कम उम्र का था? ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली या PV संधू। तो दरअसल इसका सही उत्तर है सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर, इनको दिया गया भारत रत्न पाने वाले ये सबसे कम उम्र के पहले खिलाड़ी थे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। साथ ही आपको बता दें कि भारत रत्न जो है वो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत का। याद रखिएगा, ये जाति, व्यवसाय, पद या लिंग की परवाह किए बिना किसी भी क्षेत्र में अगर आपने असाधारण सेवा की है, असाधारण काम किया है, तो ऐसे लोगों का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्तियों को यह सम्मान दिया जाता है। हाल ही में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया किन किन लोगों को? तो PV नरसिम्हा राव को दिया गया है, चौधरी चरण सिंह को दिया गया है, MS स्वामीनाथन को दिया गया है और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ साथ कर्पूरी ठाकुर को भी ये प्रदान किया गया है। इन नामों को आप ध्यान से एक बार स्मृति में अपने लाएं और इनको अलग से सर्च करके जरूर पढ़ें, ये परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, तो इसको आप थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे इस प्रश्न को। कौन सा भारतीय राज्य सामाजिक लेखा परीक्षा कानून लागू करने का पहला राज्य बन गया? सामाजिक लेखा परीक्षा अर्थात सोशल ऑडिट की बात यहाँ की जा रही है। इसमें ऑप्शन आपके सामने है मिजोरम, मेघालय, मणिपुर या महाराष्ट्र। तो आइए व्याख्या देख लेते हैं। दरअसल इसका सही उत्तर है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलांग। सामाजिक लेखा परीक्षा अर्थात सोशल ऑडिट कानून लागू करने वाला मेघालय पहला राज्य है। सोशल ऑडिट लोगों की सक्रिय भागीदारी होगी। किसी मामले में अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है, मान लीजिए कोई योजना लागू हो गई, उसके संबंध में आपको एक्चुअल कंडीशन क्या है वो जानना है,
तो आप लोगों के बीच में जाएंगे और उस योजना का क्रियान्वयन कितना बेहतर हुआ है, सैंपलिंग के माध्यम से, सर्वेज के माध्यम से उस चीज को पता करेंगे। तो एक्चुअल में उसकी स्थिति क्या है और कागजों पर उसकी स्थिति क्या है, दोनों को कंपेयर किया जा सकता है। बेसिकली सक्रिय भागीदारी के साथ किसी कार्यक्रम या योजना की जांच और मूल्यांकन करने की एक विधि है। इसमें आधिकारिक रिकॉर्ड की वास्तविक जानकारी से उसको कंपेयर किया जाता है और देखा जाता है कि धरातल पर उसकी स्थिति क्या है। तो ऐसा पहली बार मेघालय ने किया है इस दिशा में एक सामाजिक लेखा परीक्षा कानून लागू करके। तो आपको याद रखना है, यह भी महत्वपूर्ण सवाल है। और सामाजिक लेखा परीक्षा सलाहकार निकाय पहला सलाहकार निकाय है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तहत राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान में स्थापित किया गया है। तो ये कुछ तथ्य हैं इसकी व्याख्या से संबंधित। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित हवाई वाहन लॉन्च किया गया। ये क्या है भाई, इसको आपको बताना है। तो एक नई प्रकार की पनडुब्बी है, सेना के लिए एक मिसाइल प्रणाली है, भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी निर्मित यूएवी है या अंतरग्रहीय अन्वेषण के लिए पहला अंतरिक्ष यान है। तो इसमें से अब क्या सही है, देखते हैं विकल्प। दरअसल इसमें सही उत्तर है भारतीय नौसेना के लिए दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित हवाई वाहन यूएवी है। तो याद रखना है आपको ये क्या है, तो मानव रहित अर्थात बिना मानव के ये उड़ाया जाने वाला एक प्रकार का विमान है। इसको इसी के कारण ये सुर्खियों में रहा है और भारतीय नौसेना के लिए पहला स्वदेश निर्मित यूएवी है, इसलिए भी ये खास है। अगर भारत में कोई चीज बनाई जा रही है तो वो वैसे ही खास हो जाती है। अब इसमें देखें कि 60% से अधिक जो सामग्री का इस्तेमाल किया गया है वह स्वदेशी है, उसमें अपने देश में बने हुई सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है नौसेना की जो समुद्री डोमेन जागरूकता है उसको बढ़ाना और इसके समुद्री डकैती विरोधी और समुद्री मिशनों को मजबूत करना, अर्थात समुद्रों में जो डकैतियां होती हैं उससे निपटने के लिए और बेहतर करना, ये इसके कुछ लक्ष्य हैं, भारतीय नौसेना के लक्ष्य हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार का विषय क्या था। आपको इसका विषय देखिए, इस तरह के जितने भी पुरस्कार दिए जाते हैं उनकी थीम, उनका विषय आपको जरूर याद रखना है। इस प्रकार के जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आप देख लें, स्वच्छ शहर था इसका विषय, या स्वस्थ पर्यावरण था, अपशिष्ट से धन था, या स्वच्छता समाधान था। अब आपको इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर क्या है देखते हैं। इसका सही उत्तर है अपशिष्ट से धन। क्या है व्याख्या, हाल ही में 2023 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कारों की घोषणा की गई है। यह हर वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण का जो घोषणा होता है उसमें अलग अलग रैंकिंग प्रदान की जाती है, कौन सा राज्य सबसे साफ है, कौन सा शहर सबसे साफ है। तो इसके आधार पर 2023 के लिए जो स्वच्छ सर्वेक्षण है उसकी घोषणा की गई। इस कार्यक्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 डैशबोर्ड भी लॉन्च किया गया और इसकी थीम थी वेस्ट टू वेल्थ। तो इसकी थीम को आपको याद रखना है, अर्थात अपशिष्ट से धन। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो हम वेस्ट कर देते हैं पदार्थ, आप देखते हैं शादियों में खाना बनता है, कितना बड़ा अमाउंट खाने का वेस्ट हो जाता है, फेंक दिया जाता है। इसके लिए भी हालांकि कुछ एनजीओ प्रयास करते हैं उस खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए वेस्ट टू वेल्थ की जो परिकल्पना की गई वही इसकी थीम रखी गई। स्वच्छ सर्वेक्षण क्या है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण भारत भर के शहरों और कस्बों में सफाई, स्वास्थ्य और स्वच्छता का आकलन करता है कि उन शहरों में सफाई की स्थिति क्या है, वहां स्वच्छता किस लेवल क्या है और वहां पर इस लिहाज से कितनी अच्छी प्रगति देखी जा रही है। तो स्वच्छ भारत मिशन, जैसा कि आप जानते हैं, स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। और यह सर्वेक्षण आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ये भी आप ध्यान रखेंगे, कई बार मंत्रालय भी पूछ सकता है कि किसके द्वारा ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जारी किया जाता है। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसको प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शहर सबसे साफ है, तो इंदौर और सूरत को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। एक और प्रश्न इसमें अंतर्निहित है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। सबसे स्वच्छ शहर का खिताब इंदौर और सूरत को मिला है। इसमें इंदौर लगातार 7वीं बार शीर्ष स्थान पर है, ये बात भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप देखें, जो अगर सबसे स्वच्छ राज्य की बात की जाए तो इसमें महाराष्ट्र को सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा दिया गया है। उसके बाद मध्य प्रदेश है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, मतलब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है एक साथ है। तो महाराष्ट्र, इसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एज ए राज्य है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने पहला उच्च रिजोल्यूशन भारतीय भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्र बनाया? किसने बनाया? आईआईटीज के बारे में बात हो रही है। आईआईटी बॉम्बे ने बनाया, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास या आईआईटी खड़गपुर ने बनाया? क्या बनाया? तो बात हो रही है उच्च रिजोल्यूशन भारतीय भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्र।
देखते हैं क्या सही उत्तर है। तो इसका सही उत्तर है आईआईटी दिल्ली के द्वारा बनाया गया। आईआईटी दिल्ली ने क्या किया है कि उच्च रेजोल्यूशन का भारतीय भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्र, एक प्रकार का मानचित्र बनाया है जो ये दर्शाएगा कहां पर ज्यादा संवेदनशील स्थिति है भूस्खलन को लेकर। ये उच्च रेजोल्यूशन के आधार पर दर्शाया जाएगा। अब ये भूस्खलन की संभावना के आधार पर भूभाग को कई क्षेत्रों में वर्गीकरण करेगा, उसके आधार पर दर्शाएगा। और इसमें नवीन दृष्टिकोण क्या है, तो इसमें विभिन्न सिद्धांतों के साथ बड़े डेटा और कई मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग ये किया गया है इसके अंतर्गत। इस लिहाज से यह मानचित्र जो होगा वह काफी अच्छी क्वालिटी का होगा। इसमें भूस्खलन को प्रभावित करने वाले 16 फैक्टर्स को शामिल किया गया है, और साथ ही जैसे ऊंचाई हो गया, ढलान हो गया, मिट्टी का प्रकार हो गया, क्योंकि ये सभी वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से भूस्खलन होता है। आप देखे होंगे बरसात का मौसम होता है तो जो पहाड़ी राज्य होते हैं, पहाड़ी स्टेट होते हैं, वहां भूस्खलन की घटनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसके कारकों में ऊंचाई भी एक कारण होता है, ढलान कारण होता है, मिट्टी किस प्रकार की है, मिट्टी अगर नरम, उसकी प्रकृति नरम है तो वहां भूस्खलन की घटना ज्यादा होगी। सड़कों और नदियों का कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां नदियों में कटान हो रहा है, या सड़कें हम आवश्यकता से ज्यादा बना रहे हैं, ऐसी जगह पर बिना सर्वे के बना रहे हैं जहां सड़कों की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी चीजों को इसमें शामिल किया गया। वनस्पति का आवरण कैसा है, क्योंकि वनस्पतियां कुछ ऐसी होती हैं जो मिट्टी को, उनकी जड़ें जकड़ के रखती हैं, जिससे मिट्टी का अपर्दन नहीं होता है, उसका बहाव नहीं होता है। तो इसके आवरण को भी ये देखेगा, साथ ही वर्षा की क्या कंडीशन है इन जगहों पर, इन सारे फैक्टर्स को ये ध्यान में रखेगा। तो ये बात थी। इसके अलावा उच्च स्थानिक रिजोल्यूशन में क्या होगा, तो 95% से अधिक सटीकता के साथ 100 मीटर का स्थानिक रिजोल्यूशन ये प्राप्त करेगा। साथ ही बहुवर्गीय भेद्यता वर्गीकरण, इसके अंतर्गत भूस्खलन की जो संवेदनशीलता है उसके आधार पर भारत को 5 भेद्यता वर्गों में विभाजित किया गया, अर्थात इसमें कैटेगराइज किया जाएगा कि कहां पर भूस्खलन ज्यादा होगा, कहां पर कम होगा। तो इसको 5 क्षेत्रों में बांटा गया है, उस हिसाब से इसको दर्शाया जाएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे भूकंप के केस में होता है। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र, इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन, कहां लॉन्च किया गया, तो ध्यान रखिए भारत का पहला है। कोई भी चीज भारत का पहला होगी, विश्व का पहला होगी, राज्य का पहला होगी, तो अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। तो भारत का पहला ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन IICG कहां पर लॉन्च किया गया है, आपको बताना है। कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, केरल है, या फिर तमिलनाडु है। तो सही उत्तर क्या है, व्याख्या के साथ देखते हैं। व्याख्या है सी, अर्थात सी आपका क्या है ऑप्शन, देख लीजिए। सी ऑप्शन है केरल। तो केरल इसका सही जवाब है, जहां पर IICG अर्थात इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन शुरू किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भी ध्यान दें, इनके सचिव ने केरल में इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर में उत्कृष्टता केंद्र और भारत का पहला ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का शुभारंभ किया गया है। तो आपका सही जवाब केरल है, ध्यान रखना है। अब IICG क्या है, तो भारत का पहला ग्राफीन केंद्र है। एक लाइन में इस बात को अपने दिमाग में याद रखें, यही प्रश्न के रूप में आपसे सीधे तौर पर पूछा जा सकता है। यह डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी और टाटा स्टील लिमिटेड के बीच एक साझेदारी है। अब आपसे विकल्प देके भी पूछा जा सकता है कि साझेदारी में कौन कौन शामिल है। तो आप ध्यान रखेंगे, चूंकि आपका विश्वविद्यालय का एंट्रेंस है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का एंट्रेंस है, तो विश्वविद्यालयों से संबंधित जो सवाल हैं वो आपकी परीक्षा के लिहाज से और महत्वपूर्ण होंगे। तो ये डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला इसमें शामिल है, सेंटर फॉर मटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी शामिल है, और टाटा स्टील लिमिटेड के बीच में ये साझेदारी का परिणाम है। तो इसलिए याद रखेंगे, और उसी का परिणाम है IICG ग्राफीन केंद्र जो है। क्या है, इसको वित्त पोषण कौन करेगा, तो इसको मैटी के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। साथ ही IICG का लक्ष्य ग्राफीन और द्विआयामी सामग्रियों अर्थात 2 डायमेंशन में अनुसंधान और विकास, उत्पाद, नवाचार, क्षमता निर्माण इत्यादि को प्रोत्साहित करना इसका लक्ष्य है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम को भी समर्थन देगा, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप और उद्योगों को व्यापक सुविधाएं प्रदान करना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हैविश्योर एक शब्द है, काफी चर्चा में रहा। तो हैविश्योर शब्द चर्चा में था, ये क्या है? आपको विकल्पों के आधार पर सही उत्तर देना है। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस बी टीका है, या भारत में एक नया स्मार्टफोन का ब्रांड है, या भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए के लिए वैक्सीन है, या भारत में एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो देखिए इसका सही विकल्प क्या है, सही उत्तर क्या है। दरअसल भारत में पहली बार घरेलू स्तर पर विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है, अर्थात आपका जो विकल्प के लिहाज से देखें तो विकल्प आपका सी सही है। हेपेटाइटिस ए के लिए ये
एक वैक्सीन है जिसका नाम हैविश्योर है, ये लॉन्च किया गया जिसकी वजह से इसकी काफी चर्चा हुई। इसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की सहायता से सहायक कंपनी इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। और हैविश्योर एक 2 खुराक वाली, अर्थात खुराक की बात की जाएगी तो कितनी खुराक है, 2 खुराक वाली वैक्सीन है, अर्थात इसमें 2 डोज दी जाएगी और पहली खुराक के 12 महीने से अधिक उम्र के व्यक्तियों को दी जाती है, अर्थात इसमें जो आयु होगी वो 12 वर्ष होनी चाहिए, उससे ज्यादा के व्यक्तियों को ही दी जाएगी। और दूसरी खुराक पहली खुराक के कम से कम 6 महीने के बाद ही दी जाएगी, अर्थात दोनों के बीच में जो गैप होगा वो 6 महीने का होगा। यह उन लोगों के लिए अनुशंसित है जो हेपेटाइटिस ए के संपर्क में आने के जोखिम में है या वायरस के उच्च प्रसार वाले क्षेत्रों की यात्रा कर रहे हैं, मतलब उन लोगों को ही दिया जाएगा जिनमें हेपेटाइटिस ए होने की संभावना है, ऐसी जगह पर वो रहते हैं, ऐसा उनको पाया गया, डायग्नोस किया गया कि हेपेटाइटिस ए होने की संभावना है। हेपेटाइटिस विभिन्न संक्रामक वायरस और गैर संक्रामक एजेंटों के कारण होने वाला एक यकृत में सूजन हो जाती है इस रोग में, तो यकृत में सूजन होने वाला एक प्रकार का रोग है और हेपेटाइटिस वायरस के द्वारा यह होता है। तो इसके 5 मुख्य प्रकार हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। तो ये कई प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस बी आपने काफी बार सुना होगा, हेपेटाइटिस ए की भी चर्चा हाल ही में रही। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार किसके द्वारा जारी किया जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है तो आप कमेंट करके बताएं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। मुझे उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब देंगे। आपके सामने विकल्प है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार संबंध में बात हो रही है, या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा, या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार इनमें से कौन देगा, उसको देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। और चूंकि पहली बार ये पुरस्कार शुरू हो रहा है तो इसको इंपॉर्टेंट के रूप में आप जरूर देख लें। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किया गया है, अर्थात पहली बार ये पुरस्कार दिए जाएंगे। इससे पहले इस क्षेत्र में 300 पुरस्कार लगभग दिए जाते थे, उन सबको समेकित किया गया, एक जगह किया गया। और यह पुरस्कार पहले से मौजूद जो 300 से अधिक पुरस्कार थे उनका स्थान ले लेगा। अब इसी के अंतर्गत कई श्रेणियां बनाई जाएगी और लोगों को पुरस्कार दिया जाएगा, उसी के लिए नामांकन लिया गया है फिलहाल। इसका उद्देश्य क्या है, तो शोधकर्ताओं, जो रिसर्च स्कॉलर होंगे, जो प्रौद्योगिकी विद होंगे और जो नव प्रवर्तक होंगे, इनोवेशन करने वाले लोग होंगे, ऐसे जो प्रेरणा वाले वैज्ञानिक, जो प्रेरणा स्रोत हमारे बनने लायक वैज्ञानिक होंगे, जो तकनीकी और अभिनव योगदान देने के लिए सक्षम होंगे, तो ऐसे लोगों से नामांकन लिया जाएगा और उनकी जो भी उन्होंने योगदान दिए हैं उसका मूल्यांकन करके इनको पुरस्कार देने की बात की जाएगी। इसकी कुछ श्रेणियां बनाई गई हैं, जैसे नोबेल पुरस्कार आपको कई श्रेणियों में मिलता है, कितनी श्रेणियों में मिलता है कमेंट करके बताएं। उसी प्रकार 4 श्रेणियों में इस पुरस्कार को विभाजित किया जाएगा, जिसमें विज्ञान रत्न होगा, विज्ञान श्री होगा, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर होगा और विज्ञान टीम होगा। तो इन श्रेणियों में इसको डिवाइड किया जाएगा और उसके बाद मरणोपरांत पुरस्कार केवल असाधारण परिस्थितियों में दिया जाएगा, वरना ये 4 श्रेणियां हैं, इसी में यह प्रदान किया जाएगा। और पुरस्कार समारोह 23 अगस्त को ही आयोजित किया जाएगा। 23 अगस्त खास दिन है, क्यों आयोजित किया जाएगा, आपसे हम इसकी अपेक्षा रखते हैं कि आप कमेंट में कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 लॉन्च किया गया। ऑप्शन है आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा, या WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के द्वारा, या खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के द्वारा। तो अपशिष्ट सूचकांक, देखिए अपशिष्ट जैसा मैंने अभी बात किया, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसी को लेकर ये सूचकांक जारी किया गया है। उत्तर क्या है, तो उत्तर है इसका सी, विकल्प सी है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP और WRAP अर्थात अपशिष्ट और संसाधन कार्यवाही कार्यक्रम, इन दोनों के द्वारा मिलकर इसको शुरू किया गया है और ये अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 के नाम से जानी जाएगी। ध्यान रखें, अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट के ईयर को ध्यान में रख के आप कभी भी प्रश्नों को हल करें। इस प्रकार के जितने सूचकांक होते हैं उनका वर्ष आप ध्यान करें, कई बार परीक्षाओं में वर्ष को बदल के पूछ देगा तो आपसे गलती हो जाएगी, तो वर्ष को हमेशा ध्यान रखें। अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 की बात हो रही है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है कि जो भोजन की बर्बादी होती है, जिसकी चर्चा आपने वीडियो की शुरुआत में की, उसको कम करना है और संयुक्त राष्ट्र का जो सतत विकास लक्ष्य है, जो SDG उसके गोल हैं, उस SDG गोल के अंतर्गत 12.3 इसको प्राप्त करने के लिए कार्यवाही को प्रोत्साहित करना है, अर्थात इस दिशा में काम करना है। आप देखेंगे वर्ष 2022 में दुनिया में 1.05 बिलियन टन खाना बर्बाद हुआ।
ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, कितने लोग भूखे मर जाते हैं। तो ऐसी दशा में सोचिए, अगर इतनी मात्रा में दुनिया में खाना बर्बाद हो रहा है तो कितने भूखों के पेट में अन्न जा सकता था। हम सबका उद्देश्य भी एक मानव मूलक सोच होनी चाहिए, अर्थात सबके बारे में सोच होनी चाहिए। तो देखिए, उपलब्ध भोजन का लगभग 19% बर्बाद हो गया। अगर 19% बर्बाद हो गया तो सोचिए कितना बड़ा अमाउंट, कितने लोगों जो भूख की वजह से जिनकी जान जाती, उनकी जान बचाई जा सकती थी। अब ये रिपोर्ट इतनी चौंकाने वाली बातें सामने रखती है तो कुल खाद्य अपशिष्ट का 60% हिस्सा घरेलू अपशिष्ट का था, अर्थात हम घरों से खाना सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं। अगर इसकी पहल इस दिशा में सोचना हम शुरू करें, अपने घर से शुरुआत करें, खाना वेस्ट ना करें, किसी भी जरूरतमंद को दें या किसी जीव जंतु को खिलाएं, तो खाना वेस्ट नहीं होगा। और प्रति व्यक्ति जो आंकड़ा कहता है कि हर वर्ष लगभग 79 किलोग्राम, लगभग 79 किलोग्राम भोजन हम वेस्ट कर रहे हैं, खाना वेस्ट कर रहे हैं, इसको हम बर्बाद कर रहे हैं। गर्म देशों में ये आंकड़े और ज्यादा हैं, भोजन की बर्बादी जो है वो गर्म देशों में बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो ऐसी दशा में हम भी गर्म देश के अंतर्गत ही आते हैं, तो हमें भी इस दिशा में सोचना चाहिए। और भारत बड़ी जनसंख्या वाला देश है, इसलिए हमें और गंभीरता से सोचना चाहिए। साथ ही हमारी संस्कृति भी इस दिशा में सोचने को हमको मजबूर करती है। तो हर परिस्थितियां और साथ साथ ये आंकड़े तो हमें सोचने पे मजबूर करते हैं, इस दिशा में काम भी करना होगा। खाद्य हानि और बर्बादी वैश्विक उत्सर्जन में 8 से 10% का योगदान करती है। साथ ही केवल 4 G20 देशों और यूरोपीय संघ के पास उपयुक्त खाद्य अपशिष्ट के अनुमान हैं। तो ये अनुमान जो है वो काफी चौंकाने वाला है और हमारे कान खोलने वाला है, भविष्य के लिए हमें सोचने पर मजबूर करने वाला है। सिर्फ सोचना नहीं होगा, इसका क्रियान्वयन भी करना होगा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर अनुसंधान के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या असम। सही उत्तर का चयन आपको करना है। क्या पूछ रहा है? गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण, जिसको कि गंगा नदी डॉल्फिन को लोकल भाषा में सूस या सुइस भी कहा जाता है, इसके लिए अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए पहला केंद्र खोला गया। पहला केंद्र है इसलिए महत्वपूर्ण है, तो आपको सही उत्तर का चयन करना है। कहां खोला गया? तो बिहार के जो राजधानी है पटना में, वहां पर खोला गया। किस लिए खोला गया? तो लुप्त प्राय गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण पर यहां पर रिसर्च किया जाएगा और भारत का ये ऐसा रिसर्च सेंटर पटना में खोला गया, तो इसी की वजह से इसकी चर्चा भी है। साथ ही आप ध्यान रखें कि भारत में अनुमानित जो आंकड़ा है वो कहता है कि 3000 गंगा डॉल्फिन में से लगभग आधे का निवास स्थान पटना, बिहार में ही है। पटना नहीं, बिहार में ही है। इसी लिहाज से बिहार की राजधानी पटना में इसको खोलना काफी समीचीन लगता है, काफी सही लगता है। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो। अंडर वाटर मेट्रो का मतलब, आप मेट्रो में सफर किए होंगे, लेकिन अगर सोचिए ये मेट्रो पानी के अंदर चले तो कैसा लगेगा। तो ये अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया है, जी हाँ, कहीं और नहीं, भारत में ही किया गया है। और भारत के वो 4 शहर विकल्प के रूप में है। आपको बताना है इन 4 शहरों में कौन सा है, नई दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है या चेन्नई है। तो इन चारों महानगरों में से कहां पर इसकी शुरुआत हुई, देख लेते हैं। इसकी शुरुआत हुई है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया और कोलकाता में इसका उद्घाटन किया अंडर वाटर मेट्रो का। भारत की पहली, ध्यान रखना है पहली, इस लिहाज से यह भी महत्वपूर्ण है। अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कहां किया गया? कोलकाता में किया गया। और बता दें कि आपको हावड़ा मैदान एस्प्लेनेटेड खंड भारत में नदी के नीचे बनी पहली परिवहन सुरंग है। और आप देखेंगे यह हुगली नदी के नीचे से गुजरती है, जो भारत के पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की एक वितरक नदी की या सहायक नदी कह सकते हैं, हुगली नदी है। तो उसी से ये फिलहाल अंडर मेट्रो जो है, वाटर मेट्रो है, ये उसी में इसका निर्माण हुआ। तो हुगली नदी के बारे में अगर देखें तो मुर्शिदाबाद जिले के नूरपुर से निकलती है और गंगा से अलग हो जाती है। तो गंगा की ही एक सहायक नदी है हुगली, और उसी में ये अंडर वाटर मेट्रो जो है यह संचालित होगा। तो यहाँ कोलकाता में इसका उद्घाटन फिलहाल किया गया है। भारत रोजगार रिपोर्ट, अगला सवाल है 2024 में भारत के रोजगार को लेकर एक रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट में किसके द्वारा इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है, यही आपके सामने सवाल है। सवाल के सामने आपके विकल्प हैं, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान के द्वारा, भारत सरकार और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, एशियाई विकास बैंक और विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। तो आपको इन विकल्पों में से बताना है कि भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो सही इसका उत्तर है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और मानव विकास संस्थान IHD ने संयुक्त रूप से भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 को प्रकाशित किया है। तो इस लिहाज से जो विकल्प है वो बी विकल्प आपका सही है, अर्थात अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन इसका सही आंसर है, सही उत्तर है। भारतीय श्रम अर्थशास्त्र सोसाइटी के तहत वर्ष 1998 में इसको स्थापित किया गया।
IHD मानव विकास के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करता है। तो ये कुछ अन्य तथ्य हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सुदर्शन सेतु, सुदर्शन सेतु क्या है? इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। 4 कथन आपके सामने दिख रहे होंगे, इसमें से कौन सा सही है, बाकी गलत होंगे। तो सही कथन का आपको चुनाव करना है। सत्य और असत्य पर आप परीक्षा में जब भी प्रश्न पूछे जाए तो उस पर विशेष फोकस करें। कई बार यहाँ पर सिर्फ एक शब्द नहीं जोड़ देगा और आप वहीं पर उत्तर का गलत करके आएंगे, तो यहाँ आपको नहीं पर विशेष गौर करना है। फिलहाल यहाँ पे जो सही कथन है उसका चुनाव करना है। यह भारत का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है, यह भारत का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज है, यह मुंबई में स्थित है, यह दक्षिण भारत के 2 राज्यों को जोड़ता है। तो सही इसका उत्तर है बी, अर्थात बी क्या है सही उत्तर? तो भारत का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज है। तो ध्यान रखना है, भारत का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज, ये बी ऑप्शन आपका सही है। देखें, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया। इसे ओखा बेयट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज भी कहा जाता है। तो आप इस नाम से कंफ्यूज ना होंगे। ओखा बेयट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज अगर लिखा हो, या आपके विकल्प में अगर सबसे लंबा भारत का केबल स्टेट ब्रिज लिखा हो, या अगर सुदर्शन सेतु लिखा हो, तो तीनों एक ही चीज के विषय में बात हो रही है, ध्यान रखना है। ओखा मुख्य भूमि और गुजरात में बेयट द्वारका द्वीप को जोड़ने वाला ये पुल है और ये 2.232 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत का सबसे लंबा केबल स्टेट ब्रिज है, इसलिए चर्चा में है। और पुल के डिजाइन में जो श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है और भगवान कृष्ण की जो छवियां हैं, जो चित्र है, उसको इस ब्रिज के निर्माण में अंकित किया गया है। तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। सुदर्शन सेतु क्या है? ये 1 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाले सौर पैनल भी इस पे लगे हैं, अर्थात इस सेतु के ऊपर सौर पैनल्स भी लगाए गए हैं। और ये कितनी इसकी क्षमता होगी? तो 1 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन भी ये करेंगे। ये इसको और विशेष बनाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कि द्वारका और बेट द्वारका जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए जो परिवहन हो, वो परिवहन बेहतर हो, उसमें सुधार किया जा सके और यात्रा के समय को कम किया जा सके, जिससे जो नाव से उस परिवहन होता है वहां पर नाव परिवहन की आवश्यकता समाप्त हो जाए। इस लिहाज से सुदर्शन सेतु का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन घोषित किया गया है? अर्थात ये व्यक्ति दिव्यांगजन है, लेकिन दिव्यांगजन का आइकन बनाया गया है। किसको बनाया गया है? शीतल देवी, सीमा मलिक, दीपा मलिक या दीपा कुशवाहा? तो देखते हैं क्या सही उत्तर है। सही उत्तर है इसका ए, शीतल देवी को बनाया गया है। चुनाव आयोग ने इनको अपना राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन नामित किया है। चुनाव आयोग अर्थात चुनाव का मौसम चल रहा है, तो चुनाव आयोग ने दिव्यांगजन के रूप में अपना आइकन किसको बनाया है? शीतल देवी को बनाया है। ध्यान रखें, शीतल देवी ने चेक गणराज्य में इन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की थी जिसकी वजह से आइकन बनाया गया है? आदर्श या आइकन कोई समाज में वही होगा जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया होगा। तो इन्होंने भी कुछ उत्कृष्ट कार्य किया होगा। क्या किया था? तो इन्होंने चेक गणराज्य में आयोजित हुआ था विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2023 और उसमें इन्होंने रजत पदक हासिल किया था। आप ध्यान दें कि जो ओपन महिला कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा थी उसमें इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था। तो इन्हीं को फिलहाल जो पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली ये पहली महिला थी। आर्मलेस तीरंदाज थी। आर्मलेस का मतलब जिनकी भुजाएं नहीं थी, तो आर्मलेस तीरंदाज होने के कारण ये पहली महिला थी ऐसी जो इन्होंने ये जीता। इस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। तो शीतल देवी का नाम आपको याद रखना है। एशियन पैरा गेम्स 2023 में शीतल देवी ने व्यक्तिगत कंपाउंड और मिश्रित टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक भी जीता था। ये इनकी अन्य उपलब्धि है। साथ ही महिला युगल प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया। तो इन उपलब्धियों की वजह से ही इनको चुनाव आयोग ने आइकन घोषित किया। पहला मधुमक्खी पर्यटन, ध्यान रखें, मधुमक्खी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया गया है? मधुमक्खी पर्यटन अपने आप में एक आकर्षक है, ये परीक्षाओं में आ सकता है। एक सवाल है, असम, नागालैंड, मणिपुर या मेघालय? तो सही उत्तर क्या है? व्याख्या की तरफ चलते हैं। सही उत्तर है इसका नागालैंड। दरअसल नागालैंड मधुमक्खी पालन और शहद मिशन ने हार्नबिल महोत्सव के दौरान, वहां पर एक महोत्सव मनाया जाता है हार्नबिल, उसी महोत्सव के दौरान मधुमक्खी पर्यटन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो नागालैंड की जो व्यापक मधुमक्खी पालन की विरासत है, अर्थात नागालैंड में मधुमक्खी पालन बहुत पहले से वहां से होता आया है उस राज्य से, तो ये उसकी एक विरासत है और इसको विशिष्ट प्रथा है वहां की, इसको प्रदर्शित करना है, इसको संरक्षित रखना है। और इसका पहल क्या है, उद्देश्य क्या है? तो पूरे राज्य में आयोजित अद्वितीय मधुमक्खी पालन गतिविधियों को उजागर करना है, अर्थात इस क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाना है, क्योंकि ये उसकी विरासत है मधुमक्खी पालन, ये जीवित रहे। मधुमक्खी पर्यटन नागालैंड की समृद्ध मधुमक्खी पालन संस्कृति की एक झलक भी प्रदान करता है। तो इस लिहाज से
ये आपके लिए महत्वपूर्ण कुछ संदर्भ थे, कुछ सवाल थे। हमें उम्मीद है आप अपनी सफलता के परचम को जरूर लहराएंगे और आगामी सीयूईटी की परीक्षा में आपको सफलता जरूर मिलेगी। दृष्टि सीयूईटी परिवार के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।